यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी लोगों का स्वागत है ऑनलाइन पाठशाला में। तो कल हमने एंट्रोपी के बारे में डिस्कशन किया था, उसी के आगे हम और देख लेते हैं। तो इससे पहले हमने स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़े, ठीक है ना। अब कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो है बच्चों एंट्रोपी, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी। इन दो टर्म्स पे किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी डिपेंड करती है। तो एंट्रोपी क्या होती है, कल हमने कुछ इसके बारे में सीख लिया था, आज हम कुछ और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देंगे बच्चे, ठीक है। तो कल हमने बताया था कि जब भी किसी भी सिस्टम में एनर्जी बढ़ती है, किसी भी सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती है, if the energy of the system increases then we say entropy of the system is increasing। तो क्या होगा बच्चों? एंट्रोपी बढ़ती है इसकी, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑल्सो इंक्रीजेस। कब? जब सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। अब सिस्टम की एनर्जी कैसे बढ़ सकती है? एनर्जी बढ़ाने का एक ही रीजन है बच्चों, रेंडमनेस, रेंडमनेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम के पार्टिकल्स की रेंडमनेस बढ़ती है ना, रेंडमनेस बढ़ेगी तो उनकी क्या बढ़ेगी बच्चों? एनर्जी बढ़ेगी। और जब एनर्जी रेज होती है तो सिस्टम की क्या बढ़ जाएगी? एंट्रोपी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। अब जो एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी, इसको हम लिखते हैं एस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। एंट्रोपी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। और एंथैल्पी का हमें पता है बच्चों, एंथैल्पी को हम किससे रिप्रेजेंट किया था? एच से, कैपिटल एच से, ठीक है। एंथैल्पी को हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एंट्रोपी को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई बात आपको? एंथैल्पी एक्चुअल में क्या होती है बच्चों? ये हीट होती है। किसी भी रिएक्शन में जितनी हीट इवॉल्व होती है या जितनी हीट लिबरेट होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। ये पहले हमने समझ लिया था। आज हमें समझना है बच्चों एंट्रोपी के बारे में। तो एंट्रोपी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्या होता है? अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है बच्चों, क्या होता है? किसी भी सिस्टम की एनर्जी रेज होती है तो उसकी क्या होगी? उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। या किसी भी सिस्टम की रेंडमनेस इंक्रीज होती है, सिस्टम की क्या इंक्रीज होती है बच्चों? रेंडमनेस इंक्रीज होती है तो सिस्टम की क्या हो जाएगी? एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो दो पॉइंट आपको ध्यान देने हैं, ठीक है बच्चों। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमें ये पता चला कि रेंडमनेस इंक्रीज हो रही है। ध्यान देंगे बच्चों, जिसमें क्या हम समझेंगे? रेंडमनेस, सिस्टम की रेंडमनेस इंक्रीज होती है। रेंडमनेस क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज हो रही है। सबसे पहला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें ध्यान से देखेंगे। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन। तो इससे क्या होगा? रेंडमनेस इंक्रीज होगी। जैसे बात करते हैं H2O की, सॉलिड फॉर्म में है, मतलब क्या है? ये आइस है, ये मेल्ट होगा और क्या बनाएगा? वाटर, लिक्विड। अब यहाँ पे हमें पता है जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, पास पास में होते हैं, उनमें कोई भी मोशन नहीं होता है। लेकिन जो लिक्विड है ना, लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के कंपेरिजन में दूर दूर होते हैं, और उनमें कुछ ना कुछ क्या होता है बच्चों? मूवमेंट भी पॉसिबल है। किसके पार्टिकल्स के बीच में? लिक्विड के पार्टिकल्स में, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ही सॉलिड से लिक्विड में आते हैं हम, क्या बढ़ गई? रेंडमनेस बढ़ गई। अब जब रेंडमनेस बढ़ती है ना, तो रेंडमनेस बढ़ने का रीजन क्या है बच्चों? पार्टिकल्स की क्या बढ़ गई बच्चों? एनर्जी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? एनर्जी बढ़ गई। और जब एनर्जी बढ़ जाती है तो क्या इंक्रीज हो जाता है? फाइनली एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है।
एंट्रोपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक हमने अभी एग्जाम्पल देखा है। और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, ध्यान से देखेंगे। दूसरे एग्जाम्पल है बच्चों कल हमने ये पढ़ लिया था, इवापोरेशन ऑफ वाटर। कल हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था। तो वाटर जो लिक्विड फेज में है, इसको अगर हम हीटअप करते हैं या ये अगर एनर्जी गेन करता है, वाटर अगर एनर्जी गेन करता है, हीट एनर्जी गेन करता है, हीट गेन करता है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर्स में। अब वाटर वेपर्स एक्चुअल में क्या है बच्चों, गैस है। तो यहाँ पे ये देखो लिक्विड है, ये गैस है। जिसे लिक्विड से गैस में जाते हैं क्या बढ़ेगी, रेंडमनेस बढ़ेगी, रेंडमनेस बढ़ेगी। और रेंडमनेस बढ़ेगी इसका मतलब इसकी क्या बढ़ेगी, पार्टिकल्स के बीच की एनर्जी बढ़ेगी। आपको पता है ये लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े पास पास में होते हैं, लेकिन जो वेपर्स के पार्टिकल्स है वो दूर दूर होते हैं। साथ में वेपर्स के पार्टिकल के बीच में क्या होती है बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है और डिस्टेंस ज़्यादा होती है। साथ में इनके पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, इसीलिए क्या करते हैं, ये मूव करते रहते हैं। इनमें मोशन होता है, इनमें बहुत ज़्यादा मोशन होता है, इनके पार्टिकल में मोशन होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो इनकी एनर्जी ज़्यादा है, इनकी एनर्जी ज़्यादा है तो बच्चों क्या हो गई, इनकी एंट्रोपी, वाटर वेपर की एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आया आपको, सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अब देखो ध्यान से देखेंगे आप, अमोनियम क्लोराइड का डिसोसिएशन, ये तो आपने फिजिकल प्रोसेस पढ़ लिया जो आपको आराम से समझ में आ रहे हैं कि क्या होती है एंट्रोपी। अब एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। तो देखो ध्यान से देखेंगे, ये अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है बच्चा। अब इसको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, इसको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये किसके अंदर ब्रेक होता है बच्चों, ये ब्रेक होगा NH4 पॉजिटिव में, और किस में ब्रेक होगा, Cl नेगेटिव में। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कितने मोल लिया, 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड लिया। तो 1 मोल अमोनियम क्लोराइड से हमें कितने मोल्स आयन बन गए बच्चों, कितने मोल्स ऑफ आयन मिल गया हमें, 1 मोल तो ये मिला, 1 मोल ये मिल गया और 1 मोल ये मिल गया। तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए ना, देखो यहाँ पे कितने थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे आयंस कितने हो गए बच्चों, 2 × 6.022 × 10⁻23। तो जब पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, नंबर बढ़ जाते हैं, तो इनके पार्टिकल्स की क्या होगी बच्चों, एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो इनकी जो रेंडमनेस है बच्चों वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब रेंडमनेस बढ़ जाएगी तो फाइनली क्या बढ़ जाएगी बच्चों, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया बच्चों। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जिससे हमें पूरा अच्छे से पता चल जाएगा कि कोई भी रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो उसके पीछे कौन कौन से रीजन हैं, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखेंगे। तो किसी भी प्रोसेस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने के कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं। तो हमारे पास में सिर्फ 2 रीजन के बारे में हमें ध्यान देना है बच्चों। कौन कौन से, एक तो ई और एक हमें देखना है आर, ठीक है। तो जो उसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो कौन सी होगी, ठीक है। डी का मतलब है यहाँ पे डायरेक्शन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी का मतलब है डायरेक्शन। आर का मतलब है रेंडमनेस, रेंडमनेस। और ई का मतलब है यहाँ पे एनर्जी। डी का मतलब डायरेक्शन, आर का मतलब रेंडमनेस और ई का मतलब एनर्जी। तो ये रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में बढ़ेगी, मतलब ये जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इसके बारे में हमें कैलकुलेशन करनी है। अब देखेंगे ध्यान से बच्चों। अब देखो अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, देखो मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर एरो लगाता हूँ इसका मतलब इंक्रीज हो रही है, रेंडमनेस इंक्रीज हो रही है, तो रिएक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी बच्चों, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। कौन सी डायरेक्शन में,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। और ये क्या होगी बच्चों, रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन होगी? ये फेसिबल रिएक्शन होगी, फेसिबल रिएक्शन होगी। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ना, ये स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा बच्चों? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ध्यान से समझेंगे, एनर्जी इंक्रीज हो रही है बच्चों, और रेंडमनेस इंक्रीज हो रही है, तो रिएक्शन की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो प्रोसीड होगा। इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी होगी? फेसिबल होगी। वो पॉसिबल है रिएक्शन, फेसिबल का मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल है नेचर के अंदर। और जो भी रिएक्शन पॉसिबल होती है ना नेचर में, वो कैसी होती है? सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं जो अपने आप ही हो जाते हैं नेचर में। उसको करवाने के लिए हमें कुछ इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये पॉइंट समझ में आ गया? ये फर्स्ट केस था बच्चों। अब हम सेकंड केस का कंपैरिजन करते हैं। सेकंड केस है हमारे पास में एनर्जी, अगेन रेंडमनेस एंड डायरेक्शन। अब हम तीनों का कंपैरिजन करते हैं बच्चों। ध्यान से देखेंगे आप, ये एनर्जी का मैंने बताया बच्चों, ये एनर्जी का मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया है। अब मैंने देखो यहाँ पे बताया है जो रेंडमनेस है ना, वो ये इस एरो से बताया है। तो आप मुझे बताएंगे कि इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी? देखो एनर्जी बढ़ रही है, ध्यान से देखेंगे। देखो ये एनर्जी मतलब एरो कैसा है? बड़ा एरो है ना, इसका मतलब एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और इसकी जो रेंडमनेस है वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है ना, एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कम्पेयर टू रेंडमनेस। तो फाइनली क्या होगी बच्चों? अगर किसी भी सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, अगर सिर्फ एक एनर्जी बढ़ती है ना सिस्टम की, तो भी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी बेटा? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड होगी? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और रिएक्शन कैसी होगी बच्चों? वो फेसिबल रिएक्शन होगी। और फेसिबल रिएक्शन का मतलब वो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ये पॉइंट आपको समझ में आए? समझ में आ गए? तो तीसरा केस हम ले लेते हैं बच्चों, आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है बेटा, तो तीसरा केस लेते हैं हम, एनर्जी, अगेन रेंडमनेस एंड डायरेक्शन। अब देखो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अब जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी, एनर्जी मैंने बैकवर्ड एरो लगाया, इसका मतलब एनर्जी कम हो रही है। लेकिन इसकी जो रेंडमनेस है ना, इसकी रेंडमनेस वो बढ़ रही है। तो आप मुझे बताएंगे कि इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? डायरेक्शन फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा? जल्दी से आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता देंगे। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो बच्चों, चैट बॉक्स में लिखो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी। ध्यान से देखो। हाँ देखो, संजीव ने सही बताया है, संजीव ने सही बताया। देखो एनर्जी है ना, कम हो रही है, लेकिन रेंडमनेस उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे एनर्जी और रेंडमनेस, तो रेंडमनेस ज्यादा बढ़ रही है और एनर्जी कम है, एनर्जी कम है और रेंडमनेस ज्यादा बढ़ रही है। तो फाइनली किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है बेटा? मैग्नीट्यूड हमारे पास में रेंडमनेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर रेंडमनेस बढ़ती है ना, तो डायरेक्शन कैसी होगी बेटा? फॉरवर्ड होगी। फॉरवर्ड होगी, इसका मतलब अक्षता गलत लिखा तुमने, विनायक गलत है बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गई। ठीक है, और ये रिएक्शन कैसी होगी? फेसिबल होगी, फेसिबल रिएक्शन होगी। और कैसी होगी? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ठीक है, अब एक मैं फोर्थ बता रहा हूँ, आप लोगों को बताना है। फोर्थ में बताना है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। ई लिखा है मैंने, आर लिखा है और डायरेक्शन लगाइए। ई देखो, ये ई का मैग्नीट्यूड है, ये आर का मैग्नीट्यूड है। तो डी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन होगा? ये आप यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे जो ई है ना, मतलब जो एनर्जी है और स्पॉन्टेनिटी दोनों क्या है? बराबर है। अब मुझे बताओ इस डायरेक्शन कौन सी होगी? रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी होगी? अब फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी रिएक्शन? रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी? जल्दी से बताओ इस केस में। रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है या बैकवर्ड में जा रही है इस केस में? जल्दी से बताओ। तो इस केस में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ये।
ना तो फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा, ना तो ये फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन ना बैकवर्ड जाएगी, वहीं के वहीं पड़ी रहेगी रिएक्शन, कहीं पे भी नहीं चलेगी, वैसी की वैसी रहेगी रिएक्शन में, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आ गई। फिफ्थ एक और एग्जांपल दे देता हूँ, एनर्जी, रिएक्शन एंड डायरेक्शन। अब देखो एनर्जी तो है कम, इसकी स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही, यहाँ पे देखो इसकी एनर्जी बढ़ रही थी, स्पॉन्टेनिटी कम हो रही थी। यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है, और इसकी जो रेंडमनेस है वो बढ़ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी ई और आर क्या है बच्चों, बराबर है, तो डी क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, ये भी एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। एक और पॉइंट हम देख लेते हैं, 6 पॉइंट है हमारे पास में, ई आर और डी, डी मतलब डायरेक्शन। यहाँ पे देखो ई, ये एनर्जी बढ़ रही है, इसकी जो रेंडमनेस है ना वो कम हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है लेकिन रेंडमनेस बहुत ज्यादा कम हो रही है, तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, डायरेक्शन बताओ जल्दी से, इसकी डायरेक्शन बताएंगे आप, जल्दी से डायरेक्शन बताओ बच्चों, इस कंडीशन में डायरेक्शन क्या होगी, हाँ इसमें होगी बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब देखो 7 पॉइंट, एनर्जी, रेंडमनेस और डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। अब देखो एनर्जी बैकवर्ड में कम हो रही है, रेंडमनेस बढ़ रही है, तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर भी, बैकवर्ड हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया अब, तो किसी भी रिएक्शंस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए और उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है बच्चों, दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी भी रिएक्शंस को बैकवर्ड में जाना है या फॉरवर्ड में जाना है, मतलब फॉरवर्ड में जा रही है अगर कोई भी रिएक्शन, कैसी हो रही है बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, इसका मतलब वो प्रोसेस कैसा हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। अगर कोई भी रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, कैसी जा रही है बच्चों, बैकवर्ड जा रही है, इसका मतलब जो रिएक्शन है वो कैसा है, रिएक्शन कैसी है बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस है, कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो। ठीक है, समझ में आ गया। उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो उसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी या उसकी क्या बढ़ानी पड़ेगी, रेंडमनेस बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके वो क्या हो जाएगी, बैकवर्ड से वापस किस में आ जाएगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी। तो इतना आज हमने समझा दिया है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों, समझ में आया ना इतना, जल्दी से बताओ। तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, एंट्रोपी। सो एंट्रोपी में बी डिफाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, ध्यान से समझेंगे बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है, उसको ध्यान से सुनना है आपको। एंट्रोपी के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा। एंट्रोपी को हम एस से लिखते हैं, ध्यान देना, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विच मेजर्स द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, प्रॉपर्टी of a system which measures the disorder of the system। अब तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो क्या मेजर करती है, उस सिस्टम में कितनी डिसऑर्डर है, उस सिस्टम में कितनी क्या है बच्चों, डिसऑर्डर है। अगर डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, डिसऑर्डर क्या है बच्चों, लार्ज है, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी हाई हो जाएगी। अगर डिसऑर्डरनेस कम है, डिसऑर्डरनेस कम है, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैंने बार बार यह पॉइंट रिवाइज करवा दिया है, तो आप लोगों को ये पॉइंट अब अच्छे से समझ में आ चुका होगा, आ चुका है ना बच्चों। अब है ना बच्चों, जो एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी, ये जो एंट्रोपी है ना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, ये क्या है, स्टेट फंक्शन है, ये क्या है बेटा, स्टेट फंक्शन है। अब आप मुझे बताएंगे कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पहले ही मैंने बहुत बार ये चीजें आपको बता दी है। जैसे एंट्रोपी स्टेट फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी भी क्या है बेटा, स्टेट फंक्शन होती है। और क्या है, एंथैल्पी, एंथैल्पी इज ऑल्सो ए
स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन का आपको मीनिंग समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है स्टेट फंक्शन क्या होते हैं। तो स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसी क्वांटिटी जो इनिशियल, जो कि इनिशियल स्टेट और इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करती है। मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट कैसे अटेंड हुई है उस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। पाथ के ऊपर अगर ये डिपेंड नहीं करती है तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टेट फंक्शन कहते हैं। उसको हम स्टेट फंक्शन के अंदर कंसीडर करते हैं। मतलब वो जो चेंजेज हो रहा है ना, वो चेंजेज हमने कैसे किया है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उससे अगर हमें कोई लेना देना नहीं है, वो चेंज कैसे हुआ है, वो चेंज कैसे हुआ है, सिर्फ उसकी अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट, उसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर ही अगर कोई क्वांटिटी डिपेंड करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो जो एंट्रोपी है वो स्टेट फंक्शन होती है। अब देखो ध्यान से देखेंगे, अगर किसी भी सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अगर हमें पता है तो हम चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं। चेंज इन एंट्रोपी फाइंड कर सकते हैं, है ना। चेंज इन एंट्रोपी फाइंड कर सकते हैं। अब चेंज इन एंट्रोपी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, चेंज इन एंट्रोपी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो चेंज इन एंट्रोपी, इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, डेल्टा एस। अब यहाँ पे डेल्टा क्या है, डेल्टा एस का मतलब क्या है, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू एस। एस मतलब एंट्रोपी किसकी, सिस्टम की, और कौन सी, फाइनल स्टेट माइनस एस इनिशियल स्टेट। मतलब जो एंट्रोपी है ना, फाइनल स्टेट की एंट्रोपी माइनस इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी, दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन एंट्रोपी मिलेगी। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको। जैसे एक मैं रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, एक ये मैंने देखो ये मैंने एक रिएक्शन लिख दी, NH3 gives NH3 gives N2 plus 3H2। ये एक मैंने केमिकल इक्वेशन लिख दी। अब आप इस रिएक्शन में हम क्या पता करेंगे बेटा, ये जो है ना, ये प्रोडक्ट है, आपको पता है ये क्या है, प्रोडक्ट्स, और ये क्या है, रिएक्टेंट। तो अगर इसकी हमें एंट्रोपी फाइंड करनी है तो ये इसकी इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी ये फाइंड कर लो आप, ये फाइनल स्टेट की एंट्रोपी ये फाइंड कर लो आप। अगर इसमें कोई भी चेंजेज हो रहा है तो इसकी क्या होगी बच्चों, एंट्रोपी में कुछ कुछ ना कुछ क्या होगा, चेंजेज हो जाएगा। जैसे इसकी अगर हम एंट्रोपी देखें तो इसकी एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है, आप बताएंगे मुझे। इसमें रेंडमनेस बढ़ रही है या कम हो रही है। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 मोल है, कितने हैं बच्चा, 2 मोल्स, 2 मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया लिया तो प्रोडक्ट कितने बना दिया बच्चों, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो देखो हाइड्रोजन गैस के 3 मोल बने, नाइट्रोजन गैस के 1 मोल बना है, तो टोटल मोल्स कितने बन गए बच्चों, 4 मोल्स बन गए, 4 मोल्स बन गए। यहाँ पे कितने लिए थे हमने, सिर्फ 2 मोल्स लिए थे, तो 2 मोल से हमने कितने प्रोडक्ट के कितने मोल्स मिले हमें, 4 मोल्स मिले। इसका मतलब क्वांटिटी बढ़ रही है। अब जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्या होगा बच्चों, रेंडमनेस बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, रेंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी। अब रेंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी तो एंट्रोपी क्या होगी बेटा, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर हमें एंट्रोपी निकालनी है तो यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू, यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में लिख के बेटा। इस कंडीशन में एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। देखो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये जो है ना एस फाइनल स्टेट, ये फाइनल स्टेट, इसकी एंट्रोपी सपोज मैं मान लेता हूँ 4 है, ठीक है, मैंने ये ऐसे माना है। माइनस इनिशियल स्टेट में 2 मोल है तो सपोज मैंने इसकी एंट्रोपी मान ली 2, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 2 आ रही है। किस में आ रही है बच्चों, पॉजिटिव में आ रही है। तो जब भी एंट्रोपी की वैल्यू, जब भी चेंज इन एंट्रोपी, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, जब भी चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी को हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ change in entropy comes in
पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में आती है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा है? प्रोसेस कैसा है बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बात समझ में आया? अगर एंट्रोपी किस में आ रही है बेटा? पॉजिटिव में आ रही है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। अगर डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है, तो प्रोसेस कैसा होगा? प्रोसेस कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और इसका अगर हम मैं रिवर्स करवा दूं, इसी प्रोसेस को मैं क्या करवा दूं? रिवर्स करवा दूं, तो वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे बेटा, ध्यान से देखो। देखो इसमें मैं चार बातें बता रहा हूँ। डेल्टा एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, डेल्टा एस का मतलब है चेंज इन एंट्रोपी, मतलब अगर सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। सिस्टम की एंट्रोपी अगर बढ़ रही है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो मतलब जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। और प्रोसेस कैसा होगा बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अब इसी को मैं बैकवर्ड डायरेक्शन मुझे लाना है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेल्टा एस पॉजिटिव है, ध्यान से देखो, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिव हो जाएगी ना? नेगेटिव हो जाएगी ना? डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ एक ही बातें ध्यान रखनी, एक बात आपको ध्यान रखनी है। अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एस की वैल्यू किसकी बेटा? डेल्टा एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है, तो प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा होगा बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब एक और मैं बात बता देता हूँ कि ये जो एंट्रोपी है ना बेटा, एंट्रोपी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब है ना एंट्रोपी की जो फॉर्मूला है ना, एंट्रोपी का फॉर्मूला हम इस टाइप से देंगे, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। डेल्टा एस फाइंड करने का फॉर्मूला है। डेल्टा एस का मतलब है चेंज इन एंट्रोपी, तो चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू डेल्टा क्यू, सॉरी क्यू रिवर्सिबल, क्यू रिवर्सी का मतलब है हीट, क्यू का मतलब यहाँ पे है बेटा हीट, रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब देखो, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, इफ टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा दें, टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो जो डेल्टा एस की वैल्यू है ना बेटा, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। डेल्टा एस, डेल्टा एस का मतलब है एंट्रोपी, एंट्रोपी एंड टेम्परेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे बच्चों। मैं एक एग्जांपल देके आप लोगों को बता रहा हूँ ये किस टाइप से इंक्रीज हो रही है।